सकता है इसके बाद भी कुछ स्पर्म आकर स्ट्राइक करे, लेकिन ये सबसे विनर स्पर्म सबसे पहले आकर टकराया है। इसका मतलब जो स्पर्म सबसे पहले सेकेंडरी ओसाइट से स्ट्राइक करेगा वही स्पर्म अंदर जाएगा। इसके बाद में जो स्पर्म आकर स्ट्राइक करेंगे वो अंदर नहीं जाएंगे। और ऐसा जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के अंदर चले गए तो यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगी, और पॉलीप्लॉइडी वाली कोई सेल एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है पॉलीप्लॉइडी ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट में एक ही हैप्लॉइड स्पर्म एंटर हो। इसका मतलब एक सारा स्पर्म एंटर नहीं होने चाहिए, यानी पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए। तो पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं होगी, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है वो सब हम आगे सीखेंगे। तो पहले फिलहाल देखते हैं कि जो एक स्पर्म सबसे पहले आकर टकराया है कि कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेगा। तो देखो ये स्पर्म में आगे आपको पता है हेड होता है, हेड पे भी सबसे आगे क्या रखा हुआ होता है, एक्रोसोम। मैंने आपको कहा था कि एक्रोसोम जो कि गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स। इसमें से दो एंजाइम के नाम मैंने आपको बताए थे, जोना लाइसिन और हाइलुरोनिडेज। इसमें से जो जोना लाइसिन एंजाइम है वो जोना लाइसिन एंजाइम केवल तभी रिलीज होगा जब ये स्पर्म जोना पेलिसुडा से टकरा जाएगा। एक स्पेसिफिक रिएक्शन के बाद ही जोना लाइसिन रिलीज होगा, लेकिन हाइलुरोनिडेज को रिलीज होने के लिए किसी तरह की स्पेसिफिक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताइए फिलहाल इस एक्रोसोम में जो दो एंजाइम है जोना लाइसिन और हाइलुरोनिडेज, इनमें से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है हाइलुरोनिडेज, क्योंकि अभी ये जोना पेलिसुडा पे टकराया नहीं है तो जोना लाइसिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो कौन रिलीज हो रहा है इससे? हाइलुरोनिडेज। अब देखिए इस सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है जो कि ग्रेनुलोसा या फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द ओवरी से कंपोज्ड है, ये जो सेल्स हैं ये आपस में अटैच्ड हैं। इनके लिए सीमेंटिंग मटेरियल का काम कौन करता है? एनिमल सेल्स के लिए सीमेंटिंग मटेरियल कौन होता है? हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड का टाइप है हाइलुरोनिक एसिड। तो इन सभी ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में ये क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। तो एक्रोसोम से रिलीज होने वाला जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है वो इस कोरोना रेडिएटा के हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा, जिसकी वजह से सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा और इस टनल के थ्रू ये स्पर्म अब जाकर किससे टकराएगा? जोना पेलिसुडा से। तो फाइनली अब ये स्पर्म किससे जाकर स्ट्राइक कर जाएगा? जोना पेलिसुडा से। लेकिन अब एक सवाल आता है, ठीक है जोना पेलिसुडा को आगे क्या होगा, कैसे पेनिट्रेट करेगा, वो सब चीजें सीखेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, ये तो पहला स्पर्म है जो सबसे पहले आके स्ट्राइक हुआ है, ये तो अंदर चला जाएगा, ठीक है चलो। लेकिन मैंने कहा था कि बाद में भी कुछ स्पर्म आके स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या वो स्पर्म अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको कैसे रोका जाएगा आगे समझेंगे। लेकिन एक बात समझो, जो बाद में जितने भी स्पर्म आके टकराएंगे चारों तरफ से वो हाइलुरोनिडेज को रिलीज कर रहे होंगे। इस वजह से क्या होगा, जगह जगह इस कोरोना रेडिएटा का हाइलुरोनिक एसिड क्या होगा? डिसॉल्व होगा। और कुछ समय बाद ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं ये बिखर जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। हालांकि अभी तुरंत नहीं होंगी, कुछ समय बाद हो जाएंगी। तो मैं अभी ही इसको रिमूव कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैसे रिमूव होगी, कब रिमूव होगी, थोड़े समय बाद। कैसे रिमूव होगी? हाइलुरोनिक एसिड डिसॉल्व होता जाएगा, सेल्स के बीच अटैचमेंट लूज होता जाएगा, सेल्स बिखर के रिमूव हो जाएंगी। और फिलहाल इसकी कोई सिग्निफिकेंस यहां पर है नहीं। तो हम एक विजुअल हिंड्रेंस हमारे लिए इसने क्रिएट कर रखी थी, उस विजुअल हिंड्रेंस को मैंने हटा दिया। कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव हो जाएगी ये भी समझा चुका हूं। तो फिलहाल उसको हटा देते हैं। क्यों जबरदस्ती हम उसको यहां पर विजुअल हिंड्रेंस क्लियर हटा दी। इस तरह से कोरोना रेडिएटा रिमूव हो जाती है। हां जोना पेलिसुडा रिमूव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जोना पेलिसुडा ऐसी छोटी-छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं, वो एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से फैल के इस तरह से बिखरेगी नहीं, जिस तरह से कोरोना रेडिएटा की सेल्स बिखर गई थी, ये नहीं बिखरेगी। ये एक एसेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है। दूसरा, ये जोना पेलिसुडा का ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज कौन कर रहा था? प्राइमरी ओसाइट नहीं, तो ये जोना पेलिसुडा अपने चारों तरफ बनाई थी। आज वही प्राइमरी ओसाइट क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। तो जब ये स्पर्म जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा तो जो यहां पर जोना पेलिसुडा में ब्रीच क्रिएट होगा, ये सेकेंडरी ओसाइट फिर से ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करके इस ब्रीच को पूरा कर देगा, यानी वापस से जोना पेलिसुडा को इंटैक्ट कर देगा। तो इसका मतलब जोना पेलिसुडा रिमूव नहीं होगी, लेकिन कोरोना रेडिएटा रिमूव हो जाती है, थोड़ी देर बाद रिमूव होती है, लेकिन हो जाती है। कैसे हो जाती है समझ में आ गया। और वो विजुअल हिंड्रेंस को हमने यहां से हटा दिया ताकि अब जो आगे वाली प्रोसेस है वो हमें क्लियरली समझ में आए। तो देखिए ये जोना पेलिसुडा ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर है और इस ग्लाइकोप्रोटीन पे जगह जगह गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और जहां पर ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोप्रोटीन पर अटैच होते हैं इनको बोलते हैं ZP3 रीजन या बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। तो ZP अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जोना पेलिसुडा को। 3 उसकी नंबरिंग हो गई। तो ये ZP3 रीजन या ZP3 रिसेप्टर्स ये जोना पेलिसुडा के वो रीजंस हैं जहां पर ग्लाइकोप्रोटीन पर क्या अटैच्ड है? गैलेक्टोज। तो चलिए ये जो ZP3 रीजंस हैं ये स्पर्म के लिए रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। जब स्पर्म आकर इस ZP3 रिसेप्टर पर यानी ZP3 रीजन पर अटैच होता है तो स्पर्म के एक्रोसोम से जोना लाइसिन एंजाइम रिलीज हो जाता है जो कि जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व कर देता है, और इसी को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब एक्रोसोम से जोना लाइसिन का रिलीज होना, और ये काम कब होगा? जब स्पर्म आकर जोना पेलिसुडा के ZP3 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, तब जाके स्पर्म के एक्रोसोम से जोना लाइसिन रिलीज होगा जो जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला? एक्रोसोमल रिएक्शन। तो फाइनली जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके ये स्पर्म किससे टकरा चुका है? सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन से, यानी ऊलेमा से। तो जैसे ही ये स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन से टकराएगा, सेकेंडरी ओसाइट एक्टिवेट होकर एक रिस्पांस देगा, यानी वो सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ स्पर्म एक आउटग्रोथ बना लेगी जिसे बोलते हैं रिसेप्शन कोन, और इस रिसेप्शन कोन की सेल मेम्ब्रेन पर स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी, और जहां पर इस सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन और स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच हो जाएगी, इस प्रोसेस को नाम दे दिया जाएगा सिंगैमी। इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी तक तो क्या हुआ था? बाहर तो अभी जस्ट एग मेम्ब्रेन का पेनिट्रेशन हो रहा था। फर्टिलाइजेशन कहां से स्टार्ट मानेंगे? जहां पर एक्चुअल में स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगी, दैट इज सिंगैमी, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो चलिए ये सिंगैमी हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड है। तो जैसे ही सिंगैमी होगी, सिंगैमी की वजह से इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से जो मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था उसके कंप्लीशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब स्पर्म के स्ट्राइकिंग की वजह से, यानी सिंगैमी की वजह से इस मियोसिस 2 के कंप्लीशन की प्रोसेस क्या हो चुकी है? स्टार्ट। चलिए अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी ओसाइट से रिसेप्शन कोन बना था इसका इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर जो अटैच स्पर्म है वो अंदर जा रहा है कि नहीं? यानी मानो ऐसा लग रहा है जैसे सेकेंडरी ओसाइट इस स्पर्म का क्या कर रहा हो? फैगोसाइटोसिस। तो स्पर्म का काम खत्म। स्पर्म का काम इतना ही था कि स्पर्म जो है वो वेजाइना से चलकर यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ जाए, और फैलोपियन ट्यूब में आकर वो सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ प्रेजेंट जो एग मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा, उनको पेनिट्रेट करके इस सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी ओसाइट से टकरा जाए। यहां तक का काम स्पर्म को करना था। अब स्पर्म को अंदर जाने के लिए कुछ नहीं करना। एक बार जब सिंगैमी हो गई, एक बार जब स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन सेकेंडरी ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई, अब स्पर्म को कुछ नहीं करना। अब खुद सेकेंडरी ओसाइट एक्टिवली स्पर्म का क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। तो चलिए अब ये स्पर्म अंदर जा रहा है, जोना पेलिसुडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर, इसको यहां से रिपेयर कर दिया जाता है, जोना पेलिसुडा इंटैक्ट रहेगी। चले अब क्या होगा? ये तो वो फर्स्ट स्पर्म है जो आकर टकराया था और ये अंदर जा रहा है। ये स्पर्म जब तक अंदर पहुंचेगा
तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला था स्पर्म के टकराने से मियोसिस 2 की जो प्रोसेस अटकी हुई थी वो आगे प्रोसीड कर जाती है, और जब तक स्पर्म अभी अंदर पहुंचेगा तब तक मियोसिस 2 क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी सेकेंडरी oocyte कहलाएगी क्या? नहीं, अभी बन जाएगी ओवम, और ये यहां से क्या एक्सट्रूड हो जाएगी, क्या निकल जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी, जो ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगी, डीजनरेट। तो इसका मतलब अब ये स्पर्म कहां पहुंच चुका है, ओवम के साइटोप्लाज्म में। यही तो हमने कहा था कि जब स्पर्म आके टकराया तो किससे टकराया, सेकेंडरी oocyte से, लेकिन जब तक अंदर पहुंचेगा ड्यूरिंग एंट्री ऑफ स्पर्म क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte क्या बन जाएगा, ओवम। चले अब अगली कहानी सुने। इस सेकेंडरी oocyte के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या बने हुए रखे थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन जो ऑलरेडी oocyte में अवेलेबल होते हैं। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और कुछ एंजाइम्स रखे हुए होते हैं, कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और कुछ एंजाइम्स। तो जब ये स्पर्म अंदर जा रहा है, ये तो पहला स्पर्म आके टकराया था वो स्पर्म है ना, ये तो अंदर जा ही रहा है, लेकिन इस स्पर्म के अंदर जाने की वजह से ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इंड्यूस हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस oocyte की सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर बस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनमें भरा हुआ जो भी कंटेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और कहां पर आके भर जाता है, ये देखो ये कहां भर गया, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड जोना पेलुसिडा। इस स्पेस को नाम देते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। क्या है ये, पेरीवाइटलिन स्पेस, दैट द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। तो ये स्पर्म जब अंदर जा रहा था तो इसकी वजह से उस oocyte के जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो इंड्यूस होकर रप्चर हो गए सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर, और उनके अंदर जितना भी कंटेंट भरा हुआ था वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर इस पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर ऊज आउट हो गया। तो इसका मतलब ये जो भी कंटेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कहां पर गया, पेरीवाइटलिन स्पेस में, यानी बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। और फाइनली ये स्पर्म अंदर जो पहला स्पर्म अंदर जा चुका है, अंदर पहुंचने तक इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होने की वजह से अभी स्ट्रक्चर क्या बन चुकी है, ओवम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्पर्म कहां रखा हुआ है, ओवम में, और साथ ही साथ इस ओवम के बाहर चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक नई ब्लू कलर की मेम्ब्रेन बनी हुई नजर आ रही है कि नहीं, कहां पर बनी है ये नई मेम्ब्रेन, ये बनी है पेरीवाइटलिन स्पेस में बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा, और इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये बन गई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो अब एक बात बताओ, ये तो पहला स्पर्म तो अंदर चला गया, क्या अब कोई और स्पर्म जो है वो आकर इस ओवम के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, एक तो यहां पर बन गई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, दूसरा मैंने कहा था कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से जो एंजाइम निकले होंगे ना बाहर, वो ZP3 रिसेप्टर्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जोना पेलुसिडा। तो दो काम हो गए यहां पर, एक काम तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी इन पेरीवाइटलिन स्पेस, और दूसरा काम क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जोना पेलुसिडा। तो सपोज अब कोई दूसरा स्पर्म यहां आके टकराता है तो पहली बात तो उसे ZP3 रिसेप्टर ही नहीं मिलेगा, और जब तक ZP3 रिसेप्टर पे वो अटैच नहीं होगा उसके एक्रोसोम से जोना लाइसिन रिलीज नहीं होगा। और इन केस मान लो अगर किसी जगह पे ZP3 रिसेप्टर बचा हुआ है भी गया, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, और इस वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन हो भी गई और इस स्पर्म से जोना लाइसिन रिलीज हो भी गया, तो चलो मान लो इस स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को तो पेनिट्रेट कर लिया, लेकिन क्या जो ये नई मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के अंदर बनी है, क्या स्पर्म के पास इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए कोई एंजाइम है, नहीं है। तो क्या ये जो दूसरा स्पर्म आके इस ओवम पे टकरा रहा है, क्या ये अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा स्पर्म को अंदर एंटर होने से किसने रोका, कॉर्टिकल रिएक्शन ने। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब कि जब एक स्पर्म पहला स्पर्म अंदर जा रहा था तो उसकी वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बस्ट हो गए, जिसका कंटेंट बाहर पेरीवाइटलिन स्पेस में निकल गया बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से उस पेरीवाइटलिन स्पेस में क्या बन गई, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और एंजाइम्स की वजह से जोना पेलुसिडा में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे उसके ZP3 रिसेप्टर्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय। तो अब जो भी स्पर्म बाद में आके टकराएगा वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो ZP3 रिसेप्टर नहीं मिलेगा, और अगर ZP3 रिसेप्टर मिल भी गया और उसने एक्रोसोमल रिएक्शन से जोना लाइसिन रिलीज करके जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर भी दिया, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन जो नई मेम्ब्रेन बनी है उसको पेनिट्रेट करने का एंजाइम स्पर्म के एक्रोसोम के पास नहीं है, तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा। तो पॉलीस्पर्मी को किसने रोका, कॉर्टिकल रिएक्शन ने। चलो ये बात इंश्योर हो चुकी है कि एक स्पर्म अंदर जा रहा है। चलिए अब बात आती है ये स्पर्म अंदर पहुंच चुका है, किसके अंदर पहुंच चुका है, ओवम के अंदर, क्योंकि अब तक आते आते मियोसिस 2 क्या हो चुका है, कंप्लीट। चलो ये रहा ओवम का न्यूक्लियस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मियोसिस 2 कंप्लीट होकर ओवम फॉर्म होता है तो ओवम का जो खुद का सेंट्रियोल होता है वो डीजनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब इस ओवम के पास खुद का कोई सेंट्रियोल नहीं है। चले अब क्या होगा, ये जो स्पर्म अंदर पहुंचा है इस ओवम के साइटोप्लाज्म में, ये डिसॉल्व हो जाएगा और स्पर्म की सारी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। केवल स्पर्म की दो ही स्ट्रक्चर बचेंगी, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसके अलावा स्पर्म की सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय। इसका मतलब फाइनली स्पर्म किसमें डिसॉल्व हो गया, ओवम के साइटोप्लाज्म में, यानी स्पर्म का जो भी साइटोप्लाज्म या सेलुलर कंपोनेंट्स है सब किसमें मिक्स हो गए, ओवम के साइटोप्लाज्म में। इसी को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। बस स्पर्म की दो ही स्ट्रक्चर बची हैं, स्पर्म का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो अब ये किसका न्यूक्लियस है, ओवम का, इसे बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये किसका न्यूक्लियस है, स्पर्म का, इसे बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक फिक्स्ड पाथ पे एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, फ्यूज होंगे। तो फाइनली इस पर दोनों के दोनों स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूज होना क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी हो जाएगी, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और फिर एम्फीमिक्सिस। इसका मतलब दोनों के जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स थे अब वो आपस में होमोलोगस पेयर बना लेंगे, यानी पेयर में अरेंज हो जाएंगे। आप जानते हैं सारे, एक मदर से क्रोमोसोम आता है, एक फादर से, वो क्या बना लेते हैं, पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम कौन लेके आया, ओवम का न्यूक्लियस, 23 क्रोमोसोम कौन लेके आया, स्पर्म का न्यूक्लियस। तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम पेयर बनाते जाएंगे, टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 23 पेयर्स, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। और अब बन जाएगा ये डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि अब यहां पर पेयर बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। तो अभी क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। इट मींस फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो क्या क्या हुआ फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हुई थी, सिंगनी, फिर स्पर्म अंदर पहुंचा, तब तक मियोसिस 2 क्या हो गया, कंप्लीट। तो किसके अंदर पहुंचा, ओवम के अंदर। अब ओवम और स्पर्म का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, मिक्स, स्पर्म की सारी स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिसॉल्व, केवल दो ही स्ट्रक्चर्स बची, कौन कौन, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर अब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। फिर दोनों के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम आपस में क्या बना लेंगे, पेयर, एम्फीमिक्सिस, क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। और अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में तुरंत एम्ब्रियोनिक डिवीजन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जाइगोट बन गया थोड़ी देर वेट करेगा, नहीं, इसमें तुरंत क्या स्टार्ट होंगे, एम्ब्रियोनिक डिवीजन। लेकिन इस
स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूं, फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड स्पर्म, ये जाइगोट है ना, इसको क्या बोलूं, फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड स्पर्म। फर्टिलाइज्ड ओवम में क्या लाएगा, अरे ओवम के अंदर स्पर्म चला गया, स्पर्म तो डिसॉल्व हो गया पूरा, केवल उसका न्यूक्लियस के अंदर जो है काम का है, जो फ्यूज हो गया ओवम के न्यूक्लियस के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, या तो सिंपली जाइगोट बोल दूं, या बोल दो फर्टिलाइज्ड ओवम। क्या इस जाइगोट के पास ओवम का खुद का सेंट्रियोल है, नहीं है, तो आगे जो इस फर्टिलाइज्ड ओवम में यानी जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डिवीजन होंगे, तो उन डिवीजन के लिए जरूरी स्पिंडल फाइबर्स कौन बना कर देगा, वो जरूरी स्पिंडल फाइबर्स बना के देगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवाइड होकर दो सेंट्रियोल बनाएगा, जिनके बीच में स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे, और इसी पर इस डिप्लॉइड जाइगोट के क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे और सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा सेल डिवीजन होगा, एम्ब्रियोनिक डिवीजन जो जाइगोट में स्टार्ट होंगे, इसी एम्ब्रियोनिक डिवीजन से बहुत सारी सेल बनती जाएंगी, मल्टीसेलुलर कैसी होती जाएगी, डिफरेंशिएशन होता जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक नई ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी। अब यहां से एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं हम, यहाँ पे अब जो नई जनरेशन इस जाइगोट से डेवलप होकर नई जनरेशन एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, तो मुझे बताइए ये जो नया बच्चा बन रहा है इसके अंदर जो जीन्स है वो कहां से आएंगे, ये जीन्स आएंगे मदर से और फादर से। आधे जीन किससे है, मदर से, और आधे किधर से है, फादर से, क्योंकि आधे क्रोमोसोम मदर से आए, आधे फादर से आए। लेकिन ये कौन से जीन है, ये क्रोमोसोमल जीन्स हैं, यानी ये न्यूक्लियर जीन्स हैं, यानी किस इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की। इसका मतलब जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वो बाई पेरेंटल होती है, जिसमें आधे जीन मदर से और आधे फादर से, इस तरीके से जीन आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए होता है, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो एक बात बताइए, क्या उस साइटोप्लाज्मिक डीएनए की यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेंस नहीं होगी, क्या वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन क्या वो दोनों पेरेंट्स से जाएगा, नहीं। आप ध्यान से सुनिए, इस ओवम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ओवम के माइटोकॉन्ड्रिया में किसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, मदर का, और स्पर्म के साथ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यार स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया थे, लेकिन मैंने बोला था जब स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो स्पर्म की सारी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका मतलब स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो बताइए ये जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बचा है वो मदर का है, फादर का है, या दोनों का है, केवल मदर का, क्योंकि फादर का माइटोकॉन्ड्रिया तो ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो इनहेरिटेंस है वो यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट से है, केवल किससे, मदर से। इसलिए या तो आप इसको बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, या बोल सकते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या आप इसको बोल सकते हो मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि केवल मदर से होती है। जबकि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या है, दोनों पेरेंट्स से आ रही है, जो आधे क्रोमोसोम मदर से आए, आधे फादर से आए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस केवल किससे हुई है, मदर से। तो ये भी पॉइंट यहां पर याद रखना होता है, जो कि जेनेटिक्स के अंदर रिलेट किया जाता है। तो फिलहाल आप इसके बारे में इतना जान के चलें कि अब यहां पर जाइगोट बन चुका है, जाइगोट के पास खुद का ओवम का सेंट्रियोल नहीं है, तो फर्दर डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो डिवाइड होकर दो डॉटर सेंट्रियोल बनेगा, जिनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और यहीं से अब जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, नई नई सेल्स बनती जाएंगी, मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएशन और एक नई बॉडी तैयार। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने पर जो जाइगोट बनता है, मैंने बोला उसमें एम्ब्रियोनिक डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक डिवीजन कैसे डिवीजन होंगे, माइटोसिस या मियोसिस, ऑब्वियस सी बात है ये एम्ब्रियोनिक डिवीजन माइटोसिस होंगे। लेकिन ये माइटोसिस जो इनिशियली एम्ब्रियोनिक डिवीजन के दौरान जाइगोट में स्टार्ट होंगे, ये नॉर्मल माइटोसिस से थोड़े अलग होते हैं। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के जो जाइगोट के एम्ब्रियोनिक डिवीजन है वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह नहीं है, माइटोसिस, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जैसे मानिए कि ये है जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है एक्स यूनिट, साइटोप्लाज्म है वाई यूनिट। अब अगर इसमें नॉर्मल माइटोसिस होता तो नॉर्मल माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें बनने वाली जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनका साइज आपस में एक दूसरे के बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ इन डॉटर सेल्स का साइज अपनी पेरेंट सेल के भी बराबर होता है। यानी इन दोनों डॉटर सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल एक्स यूनिट आता और साइटोप्लाज्म भी एक्स यूनिट सॉरी वाई यूनिट आता। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें क्रोमोसोम कितना है, सेल में 46 क्रोमोसोम, तो दोनों जो डॉटर सेल्स उनमें भी माइटोसिस की वजह से कितना कितना क्रोमोसोम गया, 46 में 46 में। लेकिन साइटोप्लाज्म आप देखो, इस पेरेंट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कितना था, वाई यूनिट, तो इन दोनों डॉटर सेल्स में भी साइटोप्लाज्म कितना आया, वाई यूनिट। अब इस बात का मतलब समझे, ये जो जाइगोट है इस जाइगोट का साइज किसके बराबर है, ओवम के बराबर। और आपको याद होना चाहिए कि जब oogenesis की प्रोसेस हुई थी जहां पर oogonia ग्रोथ करके क्या बनी थी, प्राइमरी oocyte, तो उस दौरान उस प्राइमरी oocyte का साइज बहुत बड़ा हो गया था। यानी इस oocyte का साइज जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल जो सोमेटिक स्ट्रक्चरल सेल्स हैं उनसे बहुत बड़ा है। तो अगर oocyte का साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ओवम का भी वही साइज है, और जो साइज ओवम का है वही जाइगोट का है। तो अगर मान लीजिए इस जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डिवीजन से, सेल डिवीजन से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, तो अगर इस डेवलपमेंट के दौरान जो माइटोसिस हुए अगर वो नॉर्मल माइटोसिस होते तो जाइगोट से बनने वाली जितनी भी सेल्स थी आगे जो डिवीजन डिवीजन बनती जाती उन सबका साइज जाइगोट के बराबर होता। और आप सोच लीजिए कि अगर आज हमारी बॉडी की सभी सेल्स का साइज अभी जो साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता, यानी अगर वो साइज ओवम के इक्वल होता तो आज हमारी बॉडी का ओवरऑल साइज अभी जो साइज है उससे बहुत बड़ा होता इन कंपैरिजन टू आवर पेरेंट्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जरूरी क्या है कि ये जो जाइगोट बना है इसके साइज को डिवीजन दर डिवीजन रिड्यूस करते हुए सोमेटिक सेल्स के इक्वल लेकर आना कि भैया हमें ऐसे माइटोसिस कराना, माइटोसिस तो करनी है क्योंकि माइटोसिस इसलिए करानी है क्योंकि हर सेल्स में क्रोमोसोम 46 ही जाने हैं, माइटोसिस होगा, लेकिन एक ऐसा स्पेशल माइटोसिस करना होगा कि जिसमें बनने वाली डॉटर सेल का साइज अपनी पेरेंट सेल से क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि ये साइज धीरे धीरे कम होता एक दिन किसके बराबर हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। तो चलिए ये कैसे पॉसिबल है, देखिए मुझे एक बात बताइए, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और मुझे दो जनों को 100 रुपए देना है तो मुझे पहले अपने 100 रुपए को 200 करने पड़ेंगे, तभी मैं दो जनों को 100 रुपए दे पाऊंगा। ठीक उसी तरह से अगर इस पेरेंट सेल के पास साइटोप्लाज्म वाई यूनिट है, न्यूक्लियर मटेरियल एक्स यूनिट है और इसके डिवीजन से बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ये अमाउंट XY गई है, इसका मतलब ये है कि डिवीजन से जस्ट पहले ये Y to Y हो गया होगा और ये X to X हो गया होगा। और ये काम कब होता है माइटोसिस में, इंटरफेज में G1S और G2। तो ये Y to Y यानी साइटोप्लाज्म जो है ये डबल कब होता है, ये डबल होता है G1 और G2 में, और ये X to X कब होता है यानी न्यूक्लियर मटेरियल डबल कब होता है रेप्लिकेशन से S में। तो एक बात बताइए मुझे, मैं कैसा डिवीजन करना चाह रहा हूं जिसमें बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल तो उतना ही जाए जितना पेरेंट सेल में, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म अपनी पेरेंट सेल से क्या हो जाए, कम। तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसे स्पेशल माइटोसिस कराता हूं जिसमें इंटरफेस तो है लेकिन उसकी इंटरफेज में G1 और G2 नहीं है। तो अगर किसी माइटोसिस की इंटरफेज में G1 G2 नहीं होगी तो क्या डिवीजन से पहले ये Y to Y होगा, नहीं होगा, लेकिन S तो है, तो S है तो X to X हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये सेल डिवाइड होगी तो बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो X यूनिट ही जाएगा 46 क्रोमोसोम, लेकिन साइटोप्लाज्म बाकी रेस्ट ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स क्या रह जाएंगे, हाफ Y/2 Y/2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किसी भी सेल का जो साइज होता है वो डिटरमाइन कौन करता है, वो डिटरमाइन करता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब में इक्वल जेनेटिक मटेरियल है, तो साइज डिटरमाइन किससे हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। यहाँ पर जो y साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था वही हाफ रहेगा y/2 जब ये सेल आगे डिवाइड होगी तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो x यूनिट आएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म रह जाएगा y/4 इसका मतलब ये है तो माइटोसिस, लेकिन ये स्पेशल माइटोसिस है जिसमें डिवीजन दर डिवीजन साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी डॉटर सेल्स में क्या होती जा रही है, कम, यानी डिवीजन दर डिवीजन इन सेल्स का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो क्या अब ये डिवीजन थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ चलता रहेगा, नहीं, ये केवल इनिशियल फ्यू डेज तक ही चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि ये सेल्स डिवाइड होती होती छोटी होती किसके बराबर ना हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। जिस दिन इनका साइज बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के बराबर हो जाएगा उस टाइम ये स्पेशल माइटोसिस जो क्लीवेज डिवीजन है ये हो जाएंगे बंद, और इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस। तो ये जो डिवीजन है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ का इनिशियल फ्यू डेज का ही डिवीजन है, जिसका मोटिव है कि जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो तो बनने वाली सेल्स का साइज छोटा होता जाए और एक दिन किसके आगे बराबर हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। उस दिन ये डिवीजन बंद, फिर नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट, फिर आगे थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या चलेंगे, नॉर्मल माइटोसिस। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप एक एप्पल लें, इस क्लोज डिवीजन क्लोज माइटोसिस या सेलुलर सेगमेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो, क्लीवेज डिवीजन भी बोल सकते हो। इस डिवीजन को समझने के आप एक एप्पल लें, इस एप्पल को मान लीजिए है जाइगोट। अब इस एप्पल में बीच में से इस तरह से नाइफ पास करना है, टुकड़ों वाला नहीं करना, हाथ में पकड़ के एप्पल को जस्ट एक नाइफ पास कर दो, तो कितने टुकड़े हो गए, दो। और अब जो ये दो टुकड़े बने हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमियर, यानी क्लीवेज डिवीजन हुआ ये। और क्लीवेज डिवीजन से बनने वाली सेल्स क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर। दोनों आप खास बात देखिए, ये जो दोनों के दोनों ब्लास्टोमियर बने आपके हाथ में है, क्या इसका साइज दोनों का जाइगोट के बराबर है, नहीं, उससे हाफ हो गया है। फिर आप क्या करें, इस नाइफ को ऐसे पास कर दें, अब टोटल कितने टुकड़े हो गए, 4 इसका मतलब अब टोटल 4 ब्लास्टोमियर बन गए हैं जिनका साइज और कम हो गया है। अब आप इस नाइफ को ऐसे पास कर दें इस तरीके से, तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 8 टुकड़े हो जाएंगे, तो और छोटे हो गए। इसका मतलब जैसे जैसे क्लीवेज प्लेन पास होते जाएंगे ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता जाएगा और हर क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन सब में न्यूक्लियर मटेरियल उतना ही रहेगा, 46 क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब आपके हाथ में एप्पल है, या ये जाइगोट है, नहीं, ये बन चुका है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स ब्लास्टोमियर फॉर्म हो चुकी हैं, ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो बताना ये अर्ली स्टेज मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का जो साइज है ये किससे बना है, एम्ब्रियो क्लीवेज डिवीजन से। तो क्या इस क्लीवेज डिवीजन से बनने वाले मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का साइज जाइगोट से बड़ा है, नहीं, इसका साइज अभी भी किसके बराबर है, जाइगोट के बराबर, लेकिन इसके अंदर सेल्स बहुत सारी बन गई है। अब आप बाहर से एप्पल को देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको लगेगा तो एक ही है एप्पल है, लेकिन जब आप इसको खोल दोगे तो आप देखोगे अंदर ही अंदर टुकड़े होकर कितनी सारी सेल्स बन गई हैं। इसका मतलब क्लोज स्पेस के अंदर क्या चल रहा है, माइटोसिस, दैट इज सिंपली इट इज नोन एज क्लोज माइटोसिस, और दूसरा नाम है सेलुलर सेगमेंटेशन, यानी सेल के सेगमेंटेशन होते जा रहे हैं और सेगमेंटेशन से नई नई सेल्स बनती जा रही हैं जो अपनी पेरेंट सेल से कैसी हैं, छोटी। तो तीनों नाम जस्टिफाइड है, क्लीवेज डिवीजन, क्लोज माइटोसिस और सेलुलर सेगमेंटेशन। यहां से आप एक और क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है, सपोज एक जनरल अपन स्ट्रक्चर है, जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन हुआ और मान लीजिए 16 ब्लास्टोमियर बन गए। अब एक ब्लास्टोमियर की अगर मैं बात करता हूं तो बताइए एक ब्लास्टोमियर में न्यूक्लियर मटेरियल कितना होगा, तो बता सकते हैं x, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो जो है वो तो फिक्स रहेगा, हर सेल में x ही जाएगा, 46 क्रोमोसोम, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म कितना रह जाएगा, y/16, इसके अंदर साइटोप्लाज्म रह जाएगा y/16। तो अभी पूरी स्ट्रक्चर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो क्लीवेज से फॉर्म हुई है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो। इसका साइज किसके बराबर है, जाइगोट के बराबर। तो यहां से दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है व्हिच इज करेक्ट अबाउट सेल्स फॉर्म बाय क्लीवेज, यानी वो पूरे एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इंडिविजुअल एक ब्लास्टोमियर की सेल की जो क्लीवेज से बनी है। तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या रिमेन सेम, तो ऑब्वियसली बात है साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा बनने वाली सेल में साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, साइज भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है, कांस्टेंट, वो फिक्स चल रहा है x। लेकिन अगर मैं पूरी स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो फॉर्म बाय क्लीवेज, इसका साइज, इसका टोटल साइटोप्लाज्म अभी भी कांस्टेंट है, किसके बराबर है, इसका टोटल साइटोप्लाज्म जाइगोट के बराबर, y/16 सबका जोड़ दो क्या आ जाएगा फाइनली y, यानी इस पूरे का साइज अभी भी जाइगोट के बराबर है, इसका टोटल साइटोप्लाज्म भी जाइगोट के बराबर है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल अगर मैं पूरे एम्ब्रियो की बात करूं तो हो चुका है 16x, क्योंकि हर सेल में कितना है x, जाइगोट में कितना था x, यानी जाइगोट के कंपैरिजन में 16 टाइम्स जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया, क्योंकि इस दौरान s तो प्रेजेंट है ही ना, जेनेटिक जो जीन्स का रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, क्रोमेटिन मटेरियल का जो डुप्लीकेशन है वो तो लगातार हर डिवीजन में जारी है, तभी तो हर सेल के अंदर x जेनेटिक मटेरियल जा रहा है। तो इस पूरे के अंदर कितना हो गया 16x, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी स्ट्रक्चर क्या है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का ओवरऑल साइज और साइटोप्लाज्म तो जाइगोट के इक्वल है, कांस्टेंट है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कितने टाइम्स बढ़ गया, जितने ब्लास्टोमियर बढ़ गए हैं। दूसरा, अगर मैं इंडिविजुअल सेल की बात करता हूं तो इंडिविजुअल सेल में जेनेटिक मटेरियल तो कांस्टेंट चल रहा है, x चल रहा है, हर सेल के अंदर x जाएगा, लेकिन हर सेल का साइटोप्लाज्म यानी साइज वो डिवीजन के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन होते जाएंगे तो जो नए नए ब्लास्टोमियर बनते जाएंगे उनका साइज डिक्रीज होता जाएगा, उनका साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, n/c। अब क्या हो रहा है, n तो हो गया कांस्टेंट, ये तो फिक्स है ना, हर सेल में कितना जा रहा है, हर क्लीवेज से बनने वाली सेल में जेनेटिक मटेरियल तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो हर डिवीजन के बाद सेल्स में रिड्यूस हो जाता है। तो नई नई जो सेल्स बनती जा रही है जिनका साइज कम होता जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट है, तो उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन चलता जाएगा वैसे वैसे बनने वाली सेल्स का साइज यानी साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहेगा और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। और जिस दिन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता यानी जिस दिन सेल्स का साइज छोटा होते किसके बराबर हो जाएगा, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के, उस दिन क्लीवेज डिवीजन हो जाएगा स्टॉप और उसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस। तो चलिए ये नॉर्मल क्लीवेज माइटोसिस की बात थी कि भाई नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज किस तरह से डिफरेंट डिवीजन है दोनों माइटोसिस, लेकिन बस एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल माइटोसिस होता है उसके इंटरफेस में G1 और G2 तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्लीवेज स्पेशल माइटोसिस है उनके इंटरफेस में केवल S प्रेजेंट है, G1 G2 एब्सेंट है। दूसरी बात, जो नॉर्मल माइटोसिस में बनने वाली सेल्स डॉटर सेल्स उनका साइज अपनी पेरेंट सेल के इक्वल होता है, यानी उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, जबकि जो क्लीवेज डिवीजन में बनने वाली सेल्स का साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, इनका साइज छोटा हो जाता है और इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है। जो नॉर्मल माइटोसिस होते हैं, नॉर्मल माइटोसिस जो है वो थोड़े स्लोअर डिवीजन है क्योंकि उनकी इंटरफेस लॉन्ग है, क्योंकि उसमें G1 और G2 तीनों प्रेजेंट है, जबकि जो क्लीवेज डिवीजन होता है, क्लीवेज डिवीजन की इंटरफेस कंपैरेटिवली नॉर्मल माइटोसिस से क्या है, शॉर्ट, क्योंकि इसमें G1 G2 नहीं है, इसलिए क्लीवेज डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस के कंपैरिजन में कैसे डिवीजन है, फास्टर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज में, इतना भी समझना चाहिए कि क्लीवेज डिवीजन थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नहीं चलेंगे, ये इनिशियल फ्यू डेज तक ही चलेंगे और इसका मोटिव इतना है कि बनने वाली सेल्स का साइज किसके बराबर हो जाए, नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के, फिर उसके आगे थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नॉर्मल माइटोसिस ही चलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट क्लीवेज डिवीजन और अब इसी को आगे बढ़ाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्पेशली फॉर ह्यूमन।
तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट के अंदर एक स्पेशल माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो क्लीवेज डिवीजन चल रहे हैं वो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के फ्यू डेज के डिवीजन है और उनका मोटिव था कि सेल्स का साइज रिड्यूस होता बॉडी की सोमेटिक स्ट्रक्चर सेल्स के बराबर हो जाए। एक बार जब वो साइज अचीव हो जाएगा उसके बाद ये क्लीवेज डिवीजन बंद हो जाते हैं और फिर थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नॉर्मल माइटोसिस चलते हैं। अब उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है तो उनको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जो जाइगोट बना, कहां बना जाइगोट? फर्टिलाइजेशन कंप्लीशन कहां हुआ था? इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसका मतलब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर बन गया था, तो यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब। दूसरा, ये जो जाइगोट है सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा। ये बात मैंने आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझाई थी, ये जो कोरोना रेडिएटर लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है लेकिन जो जोना पेलिसिडा है वो इंटैक्ट रहती है, तो वो जाइगोट के अभी भी चारों तरफ इंटैक्ट है, प्रेजेंट है। अब इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होंगे। क्लीवेज डिवीजन की वजह से नई नई सेल्स बनती हैं, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी और इस तरह से बनने वाली सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और इस तरह से जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है दैट इज सिंपली नोन एज एम्ब्रियो। तो जो फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज क्लीवेज डिवीजन की वजह से बनी है दैट इज नोन एज मोरुला। तो ये मोरुला फैलोपियन ट्यूब में ही फॉर्म हो जाएगा और ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है, यानी मोरुला के अंदर टोटल 8 to 16 ब्लास्टोमियर होंगे। इट इज स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा। और एक और बात मैंने मेंशन की है कि जो मोरुला का साइज है वो जाइगोट के बराबर है। इसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये था जाइगोट, इसके चारों तरफ थी ये जोना पेलिसिडा और अब जाइगोट में हुए क्लीवेज डिवीजन। तो जब क्लीवेज डिवीजन होंगे तो अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी ब्लास्टोमियर्स। तो आप देखिए ये जो अंदर स्ट्रक्चर रखी हुई है ये जाइगोट नहीं रहा है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लास्टोमियर सेल्स बन चुकी हैं। इसका मतलब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन चुका है और अब इसको कहेंगे मोरुला। तो आप देखिए इस मोरुला का जो साइज है वो अभी भी जाइगोट के बराबर है और इस मोरुला के चारों तरफ अभी भी जोना पेलिसिडा प्रेजेंट है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब में मोरुला बन चुका है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है, सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा, सॉलिड स्ट्रक्चर है। यानी आप देखिए इस मोरुला के ब्लास्टोमियर्स के बीच में कोई गैप, कोई स्पेस, कोई कैविटी नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। और इसकी जो अपीयरेंस है इट इज समवॉट लाइक मलबेरी फ्रूट अपीयरेंस। मलबेरी फ्रूट हम सब जानते हैं, वैसे इसकी सरफेस अपीयरेंस होती है। तो चारों तरफ क्या है इसके जोना पेलिसिडा, साइज किसके बराबर है? जाइगोट के। चलिए क्लीवेज डिवीजन अभी आगे भी जाके रहेंगे, यानी मल्टी सेलुलरिटी और बढ़ती जाएगी, यानी ब्लास्टोमियर्स का नंबर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अब जो नेक्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आएगी वो होगी ब्लास्टुला। लेकिन ब्लास्टुला टर्म हम कहां यूज करेंगे? जब ये एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाएगा। वैसे सीधी सी बात है कि जो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना उसमें क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो गया, वो मल्टी सेलुलरिटी अचीव करता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और काम हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के सीलिया और स्मूथ मसल इस एम्ब्रियो को अब किधर लेके जा रहे हैं? टुवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी, क्योंकि फाइनली इस एम्ब्रियो को जाकर इंप्लांट होना है यूटेरस में। तो फाइनली ब्लास्टुला आप देखिए कहां पर डिफाइन कर रहा हूं मैं? यूटेराइन कैविटी में। यानी ब्लास्टुला टर्म यूज कहां करेंगे उस एम्ब्रियो के लिए जब यूटेराइन कैविटी में आ जाएगा। या यूं बोल दो कि एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में आने के बाद ही ब्लास्टुला कहलाएगा। चलिए ह्यूमन ब्लास्टुला को एक और नाम दिया गया है ब्लास्टोसिस्ट। देखिए अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के जो ब्लास्टुला स्टेज होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे किसी में एम्फी ब्लास्टुला वर्ड यूज करते हैं, किसी के ब्लास्टुला के लिए स्टीरियो ब्लास्टुला वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ह्यूमन के लिए, मैमल्स के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ब्लास्टुला के लिए जो अलग अलग टर्म्स यूज करी जाती हैं अलग अलग एनिमल्स में उस ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर के बेस की जाती है। जैसे ह्यूमन ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर है सिस्ट लाइक। सिस्ट लाइक का मतलब इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब ये स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं रहेगी। देखिए अब मोरुला तक तो स्ट्रक्चर कैसे चली थी? सॉलिड। यहां पर लिखा हुआ भी है कि मोरुला कैसे स्ट्रक्चर है? सॉलिड। लेकिन जो ब्लास्टुला है वो एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर कैविटी अपीयर हो जाती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसी। और इस ब्लास्टुला के या ब्लास्टोसिस्ट के जो ब्लास्टोमियर हैं वो दो तरीके से अरेंज हो जाएंगे। कुछ ब्लास्टोमियर तो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे जिन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ ब्लास्टोमियर एक बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह इस अंदर ब्लास्टोसील में हैंग रहेंगे और इस बंच ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? आईसीएम, यानी इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नोब। तो कैसे स्ट्रक्चर बन चुकी है? एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, तभी ह्यूमन ब्लास्टुला का नाम क्या दिया गया है? ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो अंदर कैविटी है जिसे बोल रहे हैं सिंपली ब्लास्टोसील, यानी ब्लास्टुला की कैविटी, इसके अंदर न्यूट्रिशियस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड भरा हुआ होता है जो बेसिकली कहां से डिराइव हुआ है? यूटेराइन मिल्क से। यानी ये ब्लास्टुला उसी यूटेराइन मिल्क को, क्योंकि कहां पहुंच चुका है? यूटेराइन कैविटी में। यानी अब इंप्लांटेशन के दिन की बात आने वाली है। इंप्लांटेशन के डेज क्या थे? 21 से 23 डे। इसका मतलब उस यूटेराइन एंडोमेट्रियम पर प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर चुका है। इस वजह से यूटेराइन एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी नेचर डेवलप हो चुकी है और उससे यूटेराइन मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट उसी यूटेराइन मिल्क को एब्सॉर्ब करके एक न्यूट्रिशियस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड डिराइव करता है और वही फ्लूइड इस ब्लास्टोसील की कैविटी में फिल्ड अप होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यूटेराइन मिल्क एंडोमेट्रियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका काम होता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जब तक कि प्लेसेंटा फॉर्म होकर फंक्शनल ना हो जाए। तो ये जो अंदर फ्लूइड भर गया है न्यूट्रिशियस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है, ये इस एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए यूटेराइन कैविटी में ब्लास्टुला बना है, ह्यूमन ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहा गया क्योंकि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी स्ट्रक्चर है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और हां किस ब्लास्टोमियर स्टेज तक अब ह्यूमन में ब्लास्टुला बोलेंगे? तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर। देखिए क्लीवेज डिवीजन जब चलता है तो इस तरीके से सेल्स बनती है। जाइगोट एक सेल है, उससे क्लीवेज होकर दो ब्लास्टोमियर बने, यानी एक से कितनी सेल बनी? दो। यानी कितनी सेल्स बनती है? जस्ट डबल होती जा रही है यहां पर 1 से 2। इसी तरीके से फिर आगे क्लीवेज डिवीजन होगा तो 2 सेल स्टेज से बनेगी 4 सेल स्टेज, फिर 4 से बनेगी 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज, फिर 64 सेल स्टेज, उसके बाद 128 सेल स्टेज। लेकिन 128 सेल स्टेज तक तो ये डबल चल रहा है, लेकिन 128 सेल्स के बाद फिर इस तरीके से सेल्स 256 डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगी, क्योंकि जब 128 सेल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है तो कोई भी क्लीवेज प्लेन उन सभी सेल्स को एक साथ कवर नहीं कर पाता। इसलिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। लेकिन 128 के बाद डायरेक्ट 256 सेल स्टेज नहीं आएगी। 128 सेल्स के बाद फिर इस तरह से डिवीजन में एक डबलिंग होने वाला मैटर नहीं रहता है, क्योंकि 128 सेल्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उन्हें एक क्लीवेज प्लेन एक साथ कंप्लीट करके जस्ट डबल नहीं कर पाता। इसलिए अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर, फिक्स नंबर नहीं है, एक आइडिया है कि अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर स्टेज हम ब्लास्टुला कहेंगे। देखिए मोरुला कितने ब्लास्टोमियर स्टेज के लिए फिक्स था कि 8 to 16 सेल स्टेज के लिए हम मोरुला वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ब्लास्टुला वर्ड कहां तक यूज कर सकते हैं हम? 16 के बाद क्या स्टेज आएगी? 32। तो 32 सेल स्टेज से लेकर अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर स्टेज क्या कहलाएगी? ब्लास्टुला। चलिए अब आगे एक और बात यहां पर मैंने मेंशन करी है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ जोना पेलिसिडा, हमने कहा था कि मोरुला स्टेज में हमने लिखा था कि सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा। इवन जो अर्ली ब्लास्टुला स्टेज होती है उसके चारों तरफ भी जोना पेलिसिडा प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लास्टुला फर्दर डेवलपमेंट करता है वैसे वैसे जोना पेलिसिडा रिमूव हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जोना हैचिंग प्रोसेस। यानी अब इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ से जोना पेलिसिडा रिमूव हो चुकी है। जोना पेलिसिडा के रिमूव होने के बाद ये ब्लास्टुला यानी ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, और इसी को बोलते हैं इंप्लांटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जोना पेलिसिडा अभी तक क्या काम कर रही थी? जब तक जोना पेलिसिडा रहेगी ये एम्ब्रियो किसी सरफेस पर इंप्लांट नहीं हो पाएगा। तो जब ये फैलोपियन ट्यूब से पास हो रहा था मोरुला स्टेज में, इवन जो अर्ली ब्लास्टुला स्टेज थी उसमें भी क्या प्रेजेंट थी? जोना पेलिसिडा। तो जोना पेलिसिडा का फंक्शन क्या था कि ये इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट होने से रोकती है। अगर सपोज फैलोपियन ट्यूब में किसी वजह से एम्ब्रियो इंप्लांट हो जाता है तो क्या वो नॉर्मल साइट ऑफ इंप्लांटेशन है? नो। तो ऐसे एबनॉर्मल इंप्लांटेशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोना पेलिसिडा फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन होने से बचा रही थी, मींस वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा रही थी। तो ठीक है, अब फाइनली यूट्रस के अंदर आकर जब ब्लास्टोसिस्ट बना, मैच्योर हुआ, इसकी जोना पेलिसिडा रिमूव हो गई है, तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो स्टिकी नेचर की है, एंडोमेट्रियल सरफेस भी खुद स्टिकी नेचर की हुई है। क्यों? क्योंकि वो प्रोस्टोन के इन्फ्लुएंस में सेक्रेटरी नेचर डेवलप कर चुकी है, तो इजीली ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर इंप्लांट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के अबाउट 3 to 4 डेज के बाद ये जो एम्ब्रियो है ये यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है।
यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के अराउंड 3 to 4 डेज के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाता है। तो टोटल कितने दिन हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद? लगभग 7 डेज। तो अबाउट 7 डेज के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाएगा। तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से लगभग कितने दिन बाद? आफ्टर 7 डेज ये एम्ब्रियो कहां इम्प्लांट हो जाएगा? एंडोमेट्रियम पर। तो इसमें कैसे ब्रेकअप हुआ कि सबसे पहले बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो को यूटेराइन कैविटी में पहुंचने में कितना टाइम लगा? अबाउट 3 to 4 डेज। तो यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के अबाउट कितने दिनों के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हुआ? 3 to 4 डेज। तो 3 to 4 डेज 3 to 4 डेज दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये अबाउट 7 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन के अबाउट 7 डेज के बाद कहां इम्प्लांट हो जाएगा? एंडोमेट्रियम पर। लेकिन सवाल आता है कि यूटेराइन कैविटी में तो ये फैलोपियन ट्यूब से 3 to 4 डेज के बाद ही पहुंच गया था, तो फिर इसको यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के बाद एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने पर 3 to 4 डेज क्यों लगे? वो इसलिए लगे जोना पेलिसिडा को रिमूव होने में। मैंने कहा था कि यूटेराइन कैविटी के अंदर जब ये एम्ब्रियो पहुंचेगा दैट इज ब्लास्टुला, और मैंने कहा था अर्ली ब्लास्टुला के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? जोना पेलिसिडा। फिर जैसे जैसे ब्लास्टुला मैच्योर होता है या डेवलप होता है तो उसकी जोना पेलिसिडा रिमूव होती है बाय जोना हैचिंग प्रोसेस। तो उस जोना हैचिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जोना पेलिसिडा रिमूव नहीं होगी ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट नहीं होगा। तो यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के बाद इसको और 3 से 4 दिन क्यों लगे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने में? वो इसलिए जोना पेलिसिडा को रिमूव होने का टाइम। तो जोना पेलिसिडा रिमूव होगी इन 3 से 4 दिनों में, फिर जाकर ये एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट होगा। तो ट्रैवलिंग टाइम फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी की तरफ आने में 3 to 4 डेज। फिर यूटेराइन कैविटी में आने के बाद इसकी जोना पेलिसिडा रिमूव होने में 3 to 4 डेज। टोटल कितने हो गए? अबाउट 7 डेज। यानी फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कितने डेज ये एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट होगा? तो दैट इज 7 डेज। चलिए तो फाइनली ये इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन मैंने एक और बात लिखी है कि इट इज इम्प्लांटेड विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी पहले तो ये एंडोमेट्रियम की सरफेस पर अटैच हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होता हुआ एंडोमेट्रियम की थिकनेस के अंदर चला जाएगा। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि दिस एम्ब्रियो विल बी कंप्लीटली बरीड या एम्बेडेड विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये एम्ब्रियो आपको यूटेराइन कैविटी में सरफेस ऑफ एंडोमेट्रियम पर नजर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर धस चुका है, किसमें एम्बेडेड हो चुका है? बरीड हो चुका है विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसी तरह के इम्प्लांटेशन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाएगा। कौन सी स्टेज में हुआ ये इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट। चलिए अब एक और बात सीख लेते हैं। ये कौन सी सेल्स हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो अंदर बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह आपको गुच्छा सेल्स का नजर आ रहा है ये क्या है? इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नोब। अब इस स्टेज में ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इम्प्लांट हो चुका है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर क्लीवेज डिवीजन जारी है। यानी डिवीजन अभी भी चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज बनेगी वो क्या बनेगी? गैस्ट्रुला स्टेज। तो गैस्ट्रुला स्टेज विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर्म होगी। क्योंकि ब्लास्टुला से ही तो फर्दर गैस्ट्रुला स्टेज बनेगी। और ब्लास्टो स्टेज के अंदर ही ये थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो चुका था। इसका मतलब अब जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज आएगी आफ्टर इम्प्लांटेशन वो विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ही तो आएगी। तो चलिए इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर एक और बात मैंने लिखी है कि एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज डिवीजन स्टॉप्ड। होता क्या है? गैस्ट्रुला जो स्टेज है इसका मतलब क्या है? गैस्ट्रुला स्टेज का मतलब है द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। कि जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एम्ब्रियो में चल रहा है उस दौरान आप उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलोगे? गैस्ट्रुला।
अब गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो सीधी सी बात कि आफ्टर इम्प्लांटेशन अब इस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर क्या चलेगी? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। और ड्यूरिंग दैट गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हम इस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? गैस्ट्रुला स्टेज। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है तब से होता यह है कि जगह जगह इस एम्ब्रियो में क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ सभी जगह क्लीवेज डिवीजन स्टॉप नहीं होते हैं। एक एरिया में क्लीवेज डिवीजन पहले बंद हो जाएगा, फिर दूसरे एरिया में थोड़ी देर बाद बंद होगा, फिर किसी तीसरे एरिया में थोड़ी देर बाद बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से जगह जगह क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाते हैं। अब जहां जहां क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि वहां पे साइड डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, बस फर्क ये होगा कि क्लीवेज की जगह नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते हम ये देखेंगे कि इस एम्ब्रियो में हर जगह क्लीवेज डिवीजन बंद हो चुका होगा कंप्लीटली, और हर जगह क्या स्टार्ट हो चुके होंगे? नॉर्मल माइटोसिस। और साथ ही साथ सेलुलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई सेलुलर डिफरेंशिएशन जो है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है? तो दैट इज गैस्ट्रुला स्टेज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें ये कीवर्ड याद रखना कि ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स नहीं होता है। जब तक किसी सेल में क्लीवेज डिवीजन चल रहा है डिफरेंशिएशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रोसेस के लिए चाहिए टाइम, और क्लीवेज डिवीजन कैसे कंपैरेटिवली फास्टर डिवीजन, इसलिए उस दौरान डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। तो इस बात को ऐसे समझेंगे कि जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस बढ़ती जाएगी इस एम्ब्रियो में कुछ कुछ रीजन में क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे। अब जहां जहां क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे वहां नॉर्मल माइटोसिस शुरू होते जाएंगे, और साथ ही साथ सेलुलर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस भी स्टार्ट होती जाएगी। तो एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला स्टेज आप आके क्या देखोगे कि हर जगह क्लीवेज बंद हो चुका होगा कंप्लीटली, हर जगह नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो चुके होंगे, और हर जगह सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो दैट इज अबाउट गैस्ट्रुला गैस्ट्रुलेशन। चलिए अब इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दूसरा लिखा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन? सिंपली फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। भाई ये जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इम्प्लांट हुआ था, इम्प्लांटेशन के बाद उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वही तो गैस्ट्रुलेशन है। तो बताइए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला में दो ही चीजें थी क्या? ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो जो फर्दर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज एम्ब्रियोनिक नोव यानी इनर सेल मास का डेवलपमेंट होगा वो तो कहलाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का डेवलपमेंट होगा यानी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वो कहलाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो कि जो जहां क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे वहां नॉर्मल माइटोसिस शुरू होते जाएंगे, और साथ ही साथ सेलुलर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस भी स्टार्ट होती जाएगी। तो एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला स्टेज आप आके क्या देखोगे कि हर जगह क्लीवेज बंद हो चुका होगा कंप्लीटली, हर जगह नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो चुके होंगे, और हर जगह सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो दैट इज अबाउट गैस्ट्रुला गैस्ट्रुलेशन। चलिए अब इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दूसरा लिखा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन? सिंपली फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। भाई ये जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इम्प्लांट हुआ था, इम्प्लांटेशन के बाद उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वही तो गैस्ट्रुलेशन है। तो बताइए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला में दो ही चीजें थी क्या? ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो जो फर्दर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज एम्ब्रियोनिक नोव यानी इनर सेल मास का डेवलपमेंट होगा वो तो कहलाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का डेवलपमेंट होगा यानी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वो कहलाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो कि जो इनर सेल मास है इसी से हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो क्या होगा ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इस इनर सेल मास रीजन में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे, और उस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से दो तरह के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, एपिबॉली और एम्बॉली। इन एपिबॉली और एम्बॉली की वजह से इस इनर सेल मास रीजन में 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश होंगी, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स। तो देखिए कौन से रीजन में 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो रही है? इस एम्ब्रियोनिक नोव रीजन में यानी इनर सेल मास रीजन में। और आप जानते हैं हमारी जो पूरी बॉडी डेवलप हुई है वो बॉडी इन्हीं 3 जर्म लेयर से डेवलप हुई है। तो एक बात पता पड़ गई कि इस ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी स्ट्रक्चर से हमारी ये बॉडी डेवलप होगी, दैट इज इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोनिक नोव। इसलिए ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जब इस इनर सेल मास में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होकर 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश होती है तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिससे डेवलप होगी हमारी बॉडी। जबकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि जो चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इनका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी लाइक ओरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, और उसी वजह से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड फर्दर डेवलप होंगे। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, फिर उसमें आगे कौन सी प्रोसेस चलेगी? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस यानी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास थी उसका फर्दर डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा यानी एपिबॉली और एम्बॉली होकर क्या बनेंगे? 3 जर्म लेयर्स यानी एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इसको भी मैं कैटेगराइज कर देता हूं। जिन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से एक्टोडर्म एस्टैब्लिश होती है उन्हें बोलते हैं एपिबॉली, और जिन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से एंडोडर्म और मेसोडर्म एस्टैब्लिश होती है उन्हें बोलते हैं एम्बॉली। तो इस तरीके से ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास, जिससे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा यानी एपिबॉली और एम्बॉली होकर इनर सेल मास रीजन में क्या एस्टैब्लिश होंगी? 3 जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जबकि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहता है? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। उसके फर्दर डेवलपमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे लाइक ओरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, जिनसे फर्दर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होंगे। तो अब ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज की गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की डिटेल। अब गैस्ट्रुलेशन खत्म होने के बाद क्या होगा? देखिए गैस्ट्रुलेशन खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या क्या हो चुका होगा? गैस्ट्रुला के एंड तक आते आते गैस्ट्रुला के एंड तक आते आते हर जगह क्लीवेज बंद हो चुका होगा, हर जगह नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो चुके होंगे, और साथ ही साथ सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। ये जो सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनना, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का फर्दर डेवलपमेंट होने से मतलब क्या है कि सेलुलर डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है। और गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते हम देखेंगे कि इनर सेल मास जो रीजन था ब्लास्टोसिस्ट का उसमें 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो चुकी होंगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 3 जर्म लेयर्स कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एस्टैब्लिश होती है? तो दैट इज
गैस्ट्रोला स्टेज यानी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो गैस्ट्रुला के एंटर आते थे 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो गई, साथ ही साथ चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी उससे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क साइकिल, एंडोस, इस तरह की स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रही होंगी। तो ये गैस्ट्रुला के एंड तक की कहानी। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन के बाद होगा ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लेसेंटेशन। इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते जो 3 जर्म लेयर्स डेवलप हुई थी, अब गैस्ट्रुलेशन के बाद उन 3 जर्म लेयर्स में क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी एक्टोडर्म से एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते जाएंगे, मेसोडर्म से मेसोडर्मल ऑर्गन और एंडोडर्म से एंडोडर्मल ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से इन तीनों जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। दूसरा काम क्या होगा गैस्ट्रुलेशन के बाद? प्लेसेंटेशन। मैंने कहा था कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ट्रोफोब्लास्ट के फर्दर डेवलपमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क साइकिल, एंडोस। अब आफ्टर गैस्ट्रुलेशन उन्हीं स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज सिंपली नोन एज प्लेसेंटेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लेसेंटेशन किसके बाद?